जापान जिसे जाना जाता है इनोवेशन के लिए, हेल्दीएस्ट कंट्री के लिए, जीरो क्राइम रेट के लिए, टॉप क्वालिटी एजुकेशन के लिए और दो बार न्यूक्लियर अटैक होने के बाद भी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर खड़ा होने के लिए भी, सेकंड नहीं कहूंगा, आज की डेट में जापान की जीडीपी 5th पोजीशन पर आ चुकी है। और एक्सपर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि जापान की सिचुएशन आगे खराब ही होने वाली है, सुधरने वाली नहीं है। 1980 में जापान एक सुपर पावर के तौर पर था, सब कुछ बूम पर था, सबको यह लगने लगा था कि जापान अब यूएस को भी पीछे छोड़ देगा। जापान का स्टॉक मार्केट बूम पर था, जापान की चीजें पूरी दुनिया में बिक रही थी, जापान हर फील्ड में सबसे आगे चल रहा था। फिर 1991 में कुछ ऐसा हुआ जिसका खामियाजा जापान आज तक भुगत रहा है। देखो, जैसा अभी मैंने बताया, 1980 से लेकर 1990 के बीच बहुत ही लार्ज स्केल पर इकोनॉमी बूम कर रही थी जापान की, बैंक अंधा पैसा छाप रहे थे, तो किसी कंपनी के लोन लेने के लिए मुश्किल नहीं थी। इवन बैंक ये तक नहीं पूछते थे कि आपको लोन किस पर्पज के लिए चाहिए। फिर 1990 से 1991 के बीच जापान का मार्केट 40% तक क्रैश हो जाता है, रियल एस्टेट के प्राइस 50% तक गिर जाते हैं। और ये सब हुआ क्यों? ये सब हुआ अनलिमिटेड लोन देने की वजह से। अनलिमिटेड लोन देने की वजह से बहुत से लोगों ने ज़ोंबीज कंपनी खड़ी करी थी। ज़ोंबीज कंपनी बेसिकली क्या होती है? ये ऐसी कंपनी होती है जो अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती, ये पूरी तरह से लोन पर डिपेंड होती है। ऐसी कंपनी जो कि पिछले कुछ 1 या 2 साल में जो है बैंकरप्ट हो चुकी है, बस अपने लोन के दम पर वो आगे बढ़ रही है जैसे तैसे कर। अब देखो, किसी कंट्री के लिए ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, क्योंकि कंट्री में ऐसी सिचुएशन आती जाती रहती हैं, पर जापान के साथ कुछ अलग कैसे था? इसके पीछे रीजन था जापान का जॉब कल्चर। जी हाँ, आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जहां पर मैंने जापान के जॉब कल्चर के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस किया है, नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हो। देखिए, जापान में जो कंपनी हायरिंग होती है वो यूनिवर्सिटी बेस पर होती है। बेसिकली हमारे इंडिया में भी ऐसा होता है, मतलब कि जापान की कंपनी फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करती है। और दूसरी तरफ ये है कि एक फ्रेश ग्रेजुएट आज जिस कंपनी को ज्वाइन करेगा वो पूरी लाइफ अपनी उसी कंपनी में स्पेंड कर देगा, क्योंकि जापान में कंपनी को चेंज करना उनके कल्चर के खिलाफ है। बेसिकली ये कोई रूल नहीं है, पर उनके कल्चर के खिलाफ है। और अगर आप कंपनी छोड़ते भी हो तो दूसरी कंपनी आपको आसानी से हायर नहीं करती। अब देखो, इसका एक फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा तो ये है कि आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है। दूसरी तरफ अगर आप एक ही कंपनी में रहते हो तो आपको पता ही नहीं लगता कि बाहर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, दूसरी कंपनी में क्या हो रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं लगता। ये आपके लिए एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है। और सेम हायरिंग प्रोसेस 1991 में भी था, इवन आज भी यही हायरिंग प्रोसेस है जापान में। अब 1991 में जो हुआ उसके बाद से सारी कंपनियों ने अपनी हायरिंग को फ्रीज कर दिया, वो भी पूरे 13 सालों के लिए, क्योंकि जो ज़ोंबीज कंपनी थी वो तो खत्म हो चुकी थी और जापान का मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो चुका था। और जापान में इस पीरियड को कहा जाने लगा जापान अनएम्प्लॉयमेंट आइस एज। अब जापान में जो लोग 1990 में ग्रेजुएट हुए उन्हें कोई जॉब ही नहीं मिली, क्योंकि हायरिंग तो हुई नहीं। इवन 13 सालों तक उन्हें कोई जॉब ही नहीं मिली, वो बेकार बैठे रहे। और साल 2004 में जब हायरिंग दोबारा शुरू हुई तब तक उनकी एज 35 से 40 साल हो चुकी थी। और जापान तो फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करता है। और ये पूरी की पूरी जनरेशन थी लगभग 2 करोड़ लोगों की, जिन्हें आज भी द लोस्ट जनरेशन ऑफ जापान के नाम से बुलाया जाता है। और इस जनरेशन के ज्यादातर लोग लो पेइंग जॉब करते हैं और काफी सारे लोग तो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड है, कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिए। और इस लोस्ट जनरेशन के लोग इतने ज्यादा डिप्रेशन में हैं कि उन्होंने अपने आप को समाज से ही दूर कर लिया। शादी करना तो दूर की बात है, क्योंकि रोजगार नहीं मिला तो उन्होंने शादी नहीं की तो इस एज में यानी कि इन 30 साल में जो पॉपुलेशन ग्रोथ होनी थी वो भी नहीं हुई। और यही वो रीजन है कि आपको जापान की कंपनी में 65 साल के लोग भी काम करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि जापान का वर्क कल्चर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जापान में एक ही सोच है, वर्क टिल डेथ। वहां पर अगर आप या मैं जाते हैं ना तो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जॉब कल्चर के हिसाब से हम अपने आप को ढाल नहीं पाते। अगर कोई जाता भी है तो ज़्यादा 2-3 साल ही काम कर पाता है, या मैक्सिमम 5 साल। यूएस से भी कोई जाता है, अगर इंडिया से भी कोई जाता है तो शायद ही कोई टिक पाए। खैर, हाल फिलहाल जापान की गवर्नमेंट इनकी सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रही है। तो लो पॉपुलेशन और ओल्ड एज वर्क की वजह से ही आज जापान की ये हालत है कि उसकी जीडीपी कंटिन्यूसली डाउन जा रही है।